हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस हिंदी वालों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है स्पोर्ट्स गवर्नर से, जिसमें हम स्पोर्ट्स की आचार संहिता के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से हम स्पोर्ट्स में धांधलियाँ होती हैं और यहाँ तक कि अध्यक्ष कई सालों तक कैसे बने रहते हैं और अपनी पोस्ट को छोड़ने के लिए आनाकानी करते हैं। इससे कि स्पोर्ट्स पर गलत प्रभाव पड़ता है और स्पोर्ट्स में होने वाली गलतियों कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, इस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड खेल अभिशासन। ठीक है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नर और खेल अभिशासन के बारे में पढ़ेंगे कि खेल अभिशासन होता क्या है, किस तरह से इस पे शासन और किस तरह के स्पोर्ट्स के लिए संविधान बनाए गए हैं। ठीक है, और कानूनों में क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसको हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे आज। देखिए, आजकल ना बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में छाए हुए, इसका कारण क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AIF भी कहते हैं, इसके मामले में सुनवाई की है। ठीक है, क्यों सुनवाई की है देखते जाइए। प्रशासकों की समिति और इसके लिए एक प्रशासक की समिति गठन की है, जिसे CO2 नाम दे दिया गया है, उसको भंग कर दिया गया है। इसके बाद फीफा परिषद ब्यूरो AIF पर लगा हुआ निलंबन भी हटा दिया गया है। ठीक है, जो निलंबन लगा हुआ था वो निलंबन हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए, और संबंधित तथ्य ये हैं कि प्रशासकों की समिति COA की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने ही की थी। जो COA है उसकी नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट ने ही की थी। ठीक है, इस समिति का कार्य क्या था, इस जो COA है ना, तो इस समिति का कार्य क्या था, ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल के मामलों पर प्रबंध करना था। साथ ही इसमें राष्ट्रीय खेल संहिता और आदर्श दिशा निर्देश देने का कार्य करना था। ठीक है, और अच्छी व्यवस्था को लागू करने का जिम्मा सौंपा गया था। तो AIFF पर लगी निलंबन को समाप्त कर दिया गया। अब ठीक है, फीफा ने ये निर्णय शर्त यही रखी कि इसको भंग तो कर दिया जाएगा। इसका कारण था कि इस समिति में AIFF में दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, और इसके बाद बताया जा रहा है कि AIF के प्रशासन में किसी तीसरे पक्ष की अनुचित प्रभाव को देखते हुए फीफा ने इसे निलंबित कर दिया था। निलंबित क्यों किया था? निलंबित करने का मुख्य कारण क्या था? ये रहा मुख्य कारण, ये था कि जो AIFF है ना, तो उसने ये देखा, प्रशासकों ने किसी तीसरे पक्ष के जो उसके जो हायर सोसाइटी के जो ऑफिसर थे, उन्होंने ये देखा कि इसमें तीसरे लोगों की अनुमति है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है या किसी प्रकार से उसको अलाउड या बैन किया गया, उनकी मौजूदगी थी उसमें। इस वजह से क्या किया, उसको निलंबित कर दिया था। बट अब क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, CO2 को भंग कर दिया गया है और जो भी निलंबन लगाया गया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन टीम पे, सब कुछ हटा दिया गया है। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ है, 2022 में फुटबॉल होने वाला है महिलाओं का अंडर 17 गर्ल्स का। तो अब इसको आयोजित करवाने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सपोज़ अगर किसी फेडरेशन को निलंबित करने, तो वो तो विश्व कप करवा ही नहीं पाएगा ना। तो इससे यही फ़ायदा होगा कि जो अंडर 19 विश्व कप होगा ना, वो अब ईज़िली हो जाएगा। इसमें बहुत ही ऐसा लग रहा था कि होगा नहीं होगा, बट अब जो निलंबन हटा दिया गया है AIFF से, तो अब आराम से ही ये अंडर 19 विश्व कप होने की आशा है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस है जो, वो किस तरह कार्य करता है, उसकी भूमिकाएं क्या है।
भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस का कार्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए, भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए संस्थागत ढांचा बनाया गया है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाता है ना, और किस तरह से चीज़ें होंगी उसकी भी रणनीति बनाता है। देखिए यहाँ पे भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस एवं प्रशासन, ठीक है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा खेलों से जुड़े संगठन एवं संस्थाएं शामिल होती हैं। खेलों से जुड़े हुए संगठन और संस्थाएं शामिल होती हैं, ठीक है। उसमें क्या, उसका उद्देश्य क्या होता है? रणनीति बनाना, एक फ्रेमवर्क पहले ही तैयार करके रखना कि किस तरह से हम खेलों का आयोजन कराएंगे, किस तरह के रूल रेगुलेशंस बनाएंगे, ठीक है। निरीक्षित करना जो कार्य हो रहे हैं सही से हो रहे भी हैं या नहीं हो रहे, या सिर्फ ज़मीनी तौर पर कागजी तौर पर हो रहे हैं, ज़मीनी तौर पर कुछ भी प्रक्रिया हो भी रही है या नहीं रही। तो एक क्या करता है ये भारत का स्पोर्ट्स गवर्नर और प्रशासक ये देखता है कि जो हमने ऑर्डर दिए हैं, जो कानून बनाए हैं, उसका फॉलोशिप हो रही है कि नहीं हो रही है। एक फ्रेमवर्क तैयार करके रखते हैं कि क्या इसमें जो कार्य दिए जा रहे हैं वो हो रहा है नहीं हो रहा। एक अच्छे खेलों को में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कैसे और ज़्यादा हम चीज़ों को और अच्छी तरह कर सकते हैं, उसकी रणनीति पहले ही तय की जाती है, ठीक है। उसके नियम बनाए जाते हैं एवं नीतियाँ बनाई जाती हैं। उसका नाम, जैसे खेलो इंडिया नाम रख दिया, मिशन ही तो है ना, जो जहाँ लोगों स्पोर्ट्स के लोग ज़्यादा आगे हैं, है ना, स्पोर्ट्स के बच्चे आगे आए, आगे पार्टिसिपेट करें। यही है कि जो भारत में स्पोर्ट्स गवर्नर है वो क्या करता है, फर्स्ट ये कि रणनीति तय करता है, कानून बनाता है, कानून को किस तरह लागू करना है उसको दिखाता है स्पोर्ट्स में, ठीक है। एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करके ये तय करते हैं कि जो कार्य होने वाला है उसको किस तरह लागू करना है। फिर उसको देख रेख करते हैं कि हाँ सही से कार्य हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई सही से जो कानून बनाए गए हैं, नीति नियम बनाए गए, उसको नहीं मानता तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। स्पोर्ट्स में बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मिशन, जैसे खेलो इंडिया जैसे गेम्स लागू किए जाते हैं। जैसे संस्थाएं बच्चों को खाना कपड़े मुफ्त देती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है ताकि वो अपने खेलों में भविष्य को ढूंढ सके और आगे बढ़ सके, ठीक है। यहाँ तक कि जॉब भी दी जाती है बच्चों को, ठीक है। इसके उपरांत यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे देखिए बेटा, संस्थाओं की ढांचागत इसकी संरचनाएं दी गई है। क्या करता है ये? आईओसी ओलंपिक संघ है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आता है ना, राज्य ओलंपिक संघ आता है, अलग अलग संघ आते हैं। तो हमारा मेन क्या है? IOA, ठीक है। इसके बाद MYAS आता है, साई आती है, फिर खेल संस्थाएं और प्रशिक्षण केंद्र। खेल संस्थाएं जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिए गए हैं। कई जगह तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कमी होने के कारण बच्चों को स्थितियों का अनुकूल फ़ायदा नहीं मिलता है। तो जो प्रतिभाशाली है उन्हें अपना राज्य छोड़कर किसी और राज्य में सिर्फ खेलने के लिए जाना पड़ता है। प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, प्रशिक्षण केंद्र जैसे NIS पटियाला है, बहुत बड़ा और इंटरनेशनल लेवल पे कार्य होते हैं। आज मतलब जो यहाँ पे दिल्ली में IGI है, इंदिरा गांधी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो बहुत बड़ी लेवल पे कार्य कर रहा है, जिसमें ना ही सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी तैयार हो रहे हैं, जैसे नीरज चोपड़ा, है ना। ऐसे प्लेयर्स वहाँ पे जाके खेलते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी दी जाती है ताकि बच्चा आगे बढ़े। और इसका कारण क्या है? जो हमारे गवर्नर्स हैं, रूल और रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हैं और बच्चों तक उसके फ़ायदे पहुंचाते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को ज़िंदा रखते हैं इस तरह से। और तभी तो खेलों को आगे बढ़ावा मिलेगा, नहीं तो खेलों में मेन है कि आपको वित्तीय सहायता होनी चाहिए। अगर वित्तीय सहायता की कमी होगी, गवर्नमेंट या किसी की तरफ से भी, तो स्पोर्ट्स पर्सन आगे नहीं बढ़ पाता। तो फर्स्ट ये कि गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए स्पोर्ट्समैन
स्पॉन्सरशिप और इसके स्पिरिट्स को ज़िंदा रखने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए और ज़्यादा बड़े स्तरों पे योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा ना हो कि प्रतिभाशाली व्यक्ति या स्पोर्ट्स पर्सन पीछे रह जाए। आज के समय में आप देखेंगे जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है ना, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके साथ क्या होता है, नेशनल खेल लेते हैं, इंटरनेशनल खेल लेते हैं, उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती, कहीं जाके काम करना पड़ जाता है उन्हें। तो ये हमारी सरकार का ही अभाव है। तो इसलिए हमारे कानून और अच्छे होने चाहिए, उसको और बढ़ावा देना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को और चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, ओलंपिक चार्ट द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्त निकाय है। ठीक है, सरकारी निकाय भी है। ठीक है, मुख्य भूमिका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, स्थानीय खेल आयोजनों का संचालन करना और देश में खेल को बढ़ावा देना। फर्स्ट ये है, जो हमारे गवर्नर्स हैं ना बेटा, वो ओलंपिक चार्टर्स द्वारा मान्यता प्राप्त है और सरकारी निकाय बहुत तगड़े लेवल पे। ठीक है, और क्या है ये मुख्य भूमिका क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं, स्थानीय खेल आयोजन का संचालन करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल जोन लेवल पे किस तरह की एक्टिविटी हो, है ना, उसको करवाते हैं। स्कूल लेवल पे किस तरह की एक्टिविटी हो वो करवाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को निकालते हैं जो एक्चुअली प्रतिभाशाली होते हैं, इस तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है। इधर की साइड भी देख लेते हैं, खेल और संचरण उपलब्ध कराता है, एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराता है जहाँ पे बच्चा खेल सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, खान पान अच्छा होगा, ठीक है, और बच्चा मेहनती होगा तो ओलंपिक मेडल तो पक्का ही है। बट हमारे देश में क्या है, कभी बच्चा अच्छा होता है तो सिस्टम ख़राब होता है, कभी सिस्टम अच्छा होता है बच्चे सही नहीं होते। और मैं तो मानती हूँ बच्चे सही होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो भी होता है बहुत अच्छा होता है, बट उसको चीज़ें उपलब्ध ना होने के कारण वो पीछे रह जाता है। तो वित्तीय सहायता मतलब वित्तीय मतलब धन वगैरह से जुड़ी हुई चीज़ें, है ना। वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनको खाना रहना, है ना, उनको उनकी देख रेख के लिए, है ना, उनको सहायता प्रदान करना ताकि वो अपने खेल को आगे जारी रख सके। क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, अच्छे स्किल्स डेवलप करना, अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज़ करना, अच्छे इन्वायरमेंट का यूज़ करना। उनको जो अगर कोई बहुत अच्छा प्लेयर है तो उसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के पे जाके अच्छी ट्रेनिंग दिलाना। ये सारे कार्य कौन करता है, हमारे स्पोर्ट्स संघ करता है। उसको आगे बढ़ाने का कार्य सभी में इनकी भूमिका होती है। आगे देखेंगे, देखिए भारत में निरीक्षण की प्रक्रिया और डायरेक्शन की प्रक्रिया के दो ही तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, निरीक्षण मतलब अगर सपोज़ कोई मैच चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें सही से चल रही है नहीं चल रही, राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल स्तर पे क्या करवाया जा रहा है, मैचेस करवाए जा रहे हैं, तो वो सही से कार्य कर रहा है अभी है या नहीं कर रहा, उसको उसकी देख रेख को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, निरीक्षण की प्रक्रिया और डायरेक्शन की प्रक्रिया सामान्य दो पक्ष हैं। पहला क्या है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। ठीक है, दूसरा क्या है, ओलंपिक चार्टर के तहत आने वाले खेल संगठन। और ये क्या है, युवा कार्यक्रम के तहत आने वाला अधीनस्थ संगठन क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, जो मान्यता प्राप्त संगठन है। और ओलंपिक चार्टर के तहत आने वाला सबसे बड़ा जो संघ है वो है IOA। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ। दूसरा राज्य ओलंपिक संघ जिसे हम SOA कहते हैं। ये नॉर्मली ढांचा है ना, हमारे स्पोर्ट्स संघ का, राष्ट्रीय खेल संघ, है ना। ये इंटरनेशनल लेवल पे है। राज्य लेवल मतलब
वो राष्ट्रीय लेवल। क्रिकेट और जैसे गैर ओलंपिक खेलों से संबंधित संगठन जैसे भारतीय कंट्रोल बोर्ड, इसमें संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संघों के प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है। जो हमारे क्रिकेट है ना बेटा, वो इंटरनेशनल लेवल पे इतने नहीं जान जाते, ना ही ओलंपिक में इसको काउंट किया जाता है, बट इंडिया में बहुत मान्यता प्राप्त है और इन्हें बहुत ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जिससे कि दूसरे गेमों को इतना पूछा नहीं जाता और इस पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। इस तो स्पोर्ट क्रिकेट को लोग बहुत ज़्यादा स्तर पे पसंद करना और देखना पसंद करते हैं, बट अन्य खेल इसके कारण पिछड़ रहे हैं। तो उस पर भी जिस तरह क्रिकेट को बढ़ाने में, है ना, सरकारी संस्थाएं गैर सरकारी संस्थाओं ने कार्य किया है, उस तरह भारत की सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी तौर पे उसको प्रमोट, दूसरे गेमों को भी प्रमोट करें, ताकि वहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी मेहनत आगे दिखे। अब देखिए, आगे देखते हैं। हमारे खेलों में भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं और इसका प्रभाव डायरेक्ट प्लेयरों से जुड़ा होता है। अगर खेल संगठन सही कार्य नहीं करेंगे तो स्पोर्ट पर्सन की फ्यूचर की बात आ जाएगी। ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव खिलाड़ियों की खेल प्रदर्शन पे होता है, राष्ट्रीय गौरव पे होता है। ठीक है। तो कई तरह की समस्याएं देखने को हमें मिलती हैं कि किस तरह से अगर कई संस्थाएं कार्य नहीं कर रही नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो भारत का नाम तो खराब होता ही है, साथ में जो खिलाड़ी का भविष्य है उससे जुड़ा होता है वो भी ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए हमें उन चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। देखते हैं किस तरह की समस्याएं और उसका प्रभाव किस तरह का होता है हमारे खेल जगत पे और खिलाड़ी के जीवन पर। देखिए, खेल संगठन से संबंधित समस्याएं और उनका प्रभाव। ठीक है। हालांकि खेलों में परिवेश संस्कृति के विकास और सफलता के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना है, ठीक है, चाहे वो खेल हो या किसी भी फील्ड के बारे में आप ले लीजिए, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो हमारे सबसे पहले क्या होना चाहिए? अनुशासन एक ऐसा तरीका है और ऐसा हथियार है जिससे हम कोई भी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अगर अनुशासन किसी भी संस्था में नहीं होगा, चाहे बिजनेस में ले लीजिए, चाहे खेल में ले लीजिए, चाहे पढ़ाई में क्यों ना ले लीजिए, अगर अनुशासन नहीं होगा तो हम विकास नहीं कर सकते, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट है हमारी संस्कृति, हमारे विकास को सफल बनाने, है ना, हमारे परिवेश को सफल बनाने का कार्य कौन करता है? अनुशासन। हमारे बोलने पे अनुशासन, हमारे कार्य पे अनुशासन, हमारी चीज़ों पे अनुशासन अगर होगा तो हमारे जीवन अत्यंत सुखमय और अच्छा होगा। किंतु भारत में खेलों संगठनों इन संस्थाओं के अनेक समस्याओं सामने आई हैं। ठीक है। और ये जो लिस्ट है इसमें ये समस्याएं हमारे सामने दिखाई गई हैं। देखते हैं कि किस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। ये तो पहली समस्या आ गई हमारे सामने, प्रशासनिक समस्या बहुत बड़ी समस्या के रूप में जानी गई हैं। ठीक है। प्रशासन का जहाँ हाथ होता है वहाँ पे कई तरह के घोटाले सामने आते हैं। जहाँ जहाँ बड़े बड़े पोस्ट होते हैं वहाँ बड़े बड़े घोटाले देखने को मिलते हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे स्पोर्ट्समैनशिप में हो, या चाहे पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में क्यों ही ना हो। ठीक है। तो देखिए, प्रशासनिक समस्याएं क्या होती हैं? अस्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारी। क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता कि किसकी भूमिका है किसकी नहीं है। ठीक है। अलग अलग जो कार्य डिवाइड किए जाते हैं उसमें मतलब तालमेल नहीं बैठ पाता, या लोग रिस्पॉन्स कुछ गलत भी हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नाम ही नहीं लेते। तो फर्स्ट देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है। अस्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। विभिन्न स्तरों, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर अनेक संगठनों की मौजूदगी से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही सेवाओं का दोहराव होता है और खेल में पारतंत्र में कमी आती है। देखिए क्या बोल रही है, अस्पष्ट भूमिका की जिम्मेदारी क्या होता है? मतलब हर लेवल पे स्पोर्ट्स जो लीग्स करवाते हैं, स्पोर्ट जैसे नेशनल जोन्स लेवल है ना, तो यहाँ पे ना बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी
लोग हैं जो अलग अलग स्तरों पे इसके कार्य को संभाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, भ्रम की कोई एक प्रतिनिधित्व नहीं करता और वो जिम्मेदारी नहीं लेता कि हाँ कुछ भी अगर गलत हो रहा है या चीज़ें सही से नहीं हो रही तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अगर सपोज़ कुछ बड़ी घटनाएं हो जाती है स्पोर्ट्समैन की लाइफ से या किसी भी चीज़ से, तो उसकी ज़िम्मेदारी लेगा या किसको हम उसको ज़िम्मेदार कहेंगे या किसकी जवाबदेही होगी। जवाबदेही तो बहुत ही आवश्यकता है ना किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो यही बोल रहा है कि अस्पष्ट भूमिकाएं हैं, ठीक है। विभिन्न स्तरों पे क्या है, राज्य, राष्ट्रीय और जिला स्तरों पे अनेक संगठन बना दिए गए हैं जिसकी मौजूदगी क्या करती है, हमें भ्रम की स्थिति पैदा करती है, ठीक है। आगे देखो, पेशेवर क्षमता की कमी। पेशेवर क्षमता मतलब ऐसी स्किल की कमी होती है जिसमें स्पोर्ट्समैनशिप आगे जाके इंटरनेशनल स्तर पर मेडल ला सके, ऐसे कोचों की कमी होती है ना। आजकल तो रिश्वत दे के आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पे रिलेटिव अगर कोई अच्छे पोस्ट पे हो तो फिर उन्हीं के रिलेटिव को बनाया जाता है, बट ये चीज़ें गलत है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो पेशेवर हो, ठीक है, जिनमें क्षमता हो, ठीक है, जो आगे हमारे देश का नाम गौरव कर सके। बट ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि हमारे ये राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा मामला है। देखिए, पेशेवर क्षमता की कमी। खेल संगठनों में राजनेताओं, सेवानिवृत्त नौकरशाहों, बड़े व्यापारियों का वर्चस्व हो गया है। क्या हो जाता है बेटा, देखिए आज खेलों में जो है, खेल संगठनों में राजनेता, जिनका राजनेता ऐसे हैं कि मतलब जिनका कोई भी लेना देना ही नहीं है स्पोर्ट्स से, बट लगे क्यों हैं, ताकि उन्हें वोट मिल सके, ताकि उनके प्रभाव दिख सके, ताकि लोग उन्हें जान सके, ठीक है। सेवानिवृत्त जो मतलब अगर कोई स्पोर्ट्स में अध्यक्ष पद पे था या बड़ा कोच था, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर उसका प्रभाव होता है तो वो अपने खिलाड़ियों को आगे भेजता है और दूसरे खिलाड़ी पीछे हो जाते हैं, दूसरे प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता। तो इसका गलत प्रभाव कुशल और स्किलफुल खिलाड़ियों के जीवन पर होता है। नौकरशाहों जो कर्मचारी है ना, उनका मतलब घूस लेके सिलेक्शन कर देना कई और व्यापारियों का वर्चस्व। आजकल क्या हो रहा है, सट्टेबाजी हो रही है, बहुत बड़े स्तर पे व्यापारी खेलों में पैसा लगाते हैं। वो तो पागल है नहीं कि पैसा लगाते हैं खिलाड़ियों के फ़ायदे के लिए, वो तो अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं। व्यापारी होते क्यों हैं, बिजनेस करने के लिए। तो वो पैसे भी अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं, जिससे कि चलिए अच्छा भी है एक तरह से, बट दूसरी तरफ गलत भी है क्योंकि ये सट्टेबाजी बहुत बड़े स्तर पे जैसे क्रिकेट में देखने को मिलता है, प्लेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो खेल भावना है समाप्त होती हुई दिखाई देती है कई बार। तो इन चीज़ों के कारण राजनेताओं का हस्तक्षेप, सेवानिवृत्त जो मतलब अब जॉब जो उसकी काम नहीं है पहले था, ठीक है, तो वो भी उन चीज़ों में घुस रहा है ज़बरदस्ती, है ना। व्यावसायिक वर्चस्व को बढ़ावा दे तो रहे हैं, बट इससे क्या होता है कि अलग अलग स्तरों पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सट्टेबाजी होती है, फिक्सिंग होती है, जिससे कि खेल की भावनाएं खतरे में पड़ गई हैं। खेल की भावनाएं किसी में नहीं रह गई। ये एक बिजनेस माइंडसेट से अब खेला जाने वाला खेल बन चुका है, जो हमारा ओलंपिक्स नियमों का उल्लंघन के रूप में माना जाता है। और देखिए इन संगठनों पे ना प्रशासनिक स्तर पे क्या हो रहा है, इन संगठनों पे कुछ ही लोगों का प्रभाव होता है और गुटबाजी होती है, भाई भतीजावाद, जैसे मैंने बताया भाई भतीजावाद होता है, अनियमित चुनाव होता है, ठीक है। इतना इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ सबसे बढ़िया उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के तौर पे AIFF के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, 12 वर्ष मतलब 4-4 वर्ष के लिए 3 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं उनके, ठीक है। 3 कार्यकाल होने के बाद मतलब कानून ये है कि अब कोई भी 12 साल के बाद दूसरा अध्यक्ष आएगा अगर उसके 3 कार्यकाल पूरे हो गए। पर इन्होंने क्या किया, खेल संहिता की जो
आचार संहिता है, खेल संहिता है, उसके नियमों को नहीं माना और जो अध्यक्ष है अपनी पावर का यूज़ करके 12 साल से अधिक कार्यकाल तक बने हुए हैं। देखिए गवर्नर्स के और प्रबंधक में अंतर क्या होता है, ठीक है। गवर्नर्स और प्रबंधक में अंतर ये है कि देखिए यहाँ पे निर्वाचन मंडल में एथलीट का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व बढ़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है अंतर के कारण, देखो गवर्नर्स और प्रबंधक में अंतर के कारण क्या होता है, अवांछित समझौते होते हैं कई स्तरों पे, ठीक है। निर्वाचन मंडल में एथलीट का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अर्थात खेल प्रशासन में खिलाड़ियों के मत का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमें किसे सेलेक्ट करना है और किसे नहीं। अन्य समस्या ये है कि खेल संगठनों में भेदभाव बहुत ज़्यादा स्तर पे देखने को मिलता है। लैंगिक, स्त्री पुरुष भी बहुत करते हैं। क्षेत्रीय स्तर को आधार बना के उनके साथ भेदभाव होता है। अनैतिक गतिविधियों में व्यापकता देखने को मिलता है, जैसे ड्रॉपिंग, है ना, ड्रॉपिंग जो अवैध है, सट्टेबाजी जो अवैध है। बट स्पोर्ट्स की ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। देखिए वित्तीय समस्या भी हमारे सामने देखने को मिलती है। सीमित निधि, भारत में वित्त वर्ष 2010 में स्पोर्ट्स मीडिया और स्पॉन्सरशिप का उद्योग बहुत बड़े लेवल पे फैला, जिसमें से 95 बिलियन मतलब 95 बिलियन डॉलर था, ठीक है, इसका कारोबार। लेकिन इसका अधिकांश भाग ना क्रिकेट पर ही केंद्रित हो गया, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा सीमित धन प्रदान किया जाता है, क्योंकि खेल राज्य सूची का विषय है। सीमित धन प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार तो, क्योंकि राज्य सूची का कार्य है तो राज्य सूची देखेगी, इसका मतलब। तो इस कारण भी कई केंद्र सरकार का ज़्यादा सपोर्ट ना होने के कारण कई तरह से राज्य सरकार भी इसको निगलेक्ट करती है और अन्य चीज़ों पर ध्यान देती है। स्पोर्ट्स तो इससे क्या होता है कि स्पोर्ट्स जो है हमारा दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। इसको जाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों ही सपोर्ट करे, या दोनों की सपोर्ट की आवश्यकता है। सेकंड क्या है, यहाँ पे देखेंगे सहयोग और समन्वय से संबंधित समस्याएं। सहयोग और समन्वय से संबंधित समस्याएं क्या है, गवर्नर संबंधित संरचनाएं। सबसे क्या है, गवर्नर्स रूल रेगुलेशंस बनाए हैं जो हमारे वो किस तरह के चीज़ें हैं वो देखते हैं। कुछ खेलों में जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी आदि को छोड़ दिया जाए, है ना, इन खेलों को छोड़ के बात की जाए तो भारत में खेल संघों और खेल आयोजकों की कोई स्पष्ट कार्यात्मक संरचनाएं देखने को नहीं मिलती हमें। उदाहरण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में टेबल टेनिस से जुड़े दिन प्रतिदिन मामलों में देखने को मिल रहा है कि COA का गठन कर दिया गया है, क्योंकि टेबल टेनिस में फेडरेशन ऑफ इंडिया का कोई भी प्रबंधन करने की कोई संस्थाएं नहीं है। कोई भी प्रबंधन, कहाँ खेल आयोजन हो रहे, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है भी या नहीं हो रहा, इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी मतलब कुछ नहीं पड़ा कि वो चीज़ें होंगी भी या नहीं होंगी। इस तरह का कोई भी प्रबंधन नहीं किया गया, इसलिए COA का गठन कर दिया गया है। जहाँ भी कुछ गलत होता है या सही चीज़ें कार्य नहीं करती, वहाँ पे COA का गठन कर दिया जाता। देखिए अनेक अभिकर्ता, खेल में प्रबंधन में अनेक अभिकर्ता जैसे राज्य, ठीक है, सरकार, स्थानीय एवं जिला नियमों, निकाय, निधि, व्यवसाय, कॉरपोरेट, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे CSR भी कहते हैं, कि लीग के माध्यम से आदि भागीदारी जमीनी स्तर सहयोग एवं समन्वय कठिन होता है। जैसे कि अब देखिए अनेक अभिभक्ता मतलब अलग अलग संस्थान है, अलग अलग कर्मचारी अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, किसी की भी साझेदारी एक जैसी नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि जो निम्न स्तर तक है ना, 0 लेवल तक है, वहाँ तक हमारी जो सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, वो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाता और कुछ ही भ्रष्ट कर्मचारियों या उच्च पदाधिकारियों के पास ही सीमित रह जाती हैं ये चीज़ें। जिससे इसमें किसका नुकसान होता है, किसका ही होगा इसमें नुकसान, किसी स्पोर्ट्स पर्सन का ही होगा। हमारे देश में मेडल कमाएंगे, हमारे देश का ही नुकसान होगा। यहाँ देखेंगे बेटा, पारदर्शिता से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। जवाबदेही, पारदर्शिता निम्न स्तर का है, एकदम घटिया लेवल का है, क्योंकि कोई भी जो
खेल संगठन है आजकल क्या करे, अपने अपने बच्चों को डाल दो, अपने बच्चों को डाल दो, और कुछ भी भ्रष्टाचार होता है या किसी भी तरह की धांधली होती है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, अपने हाथ खड़े कर लेता है। देखो, खेल संगठनों को व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है। इसके कारण इसमें अपारदर्शिता, है ना, निर्णय लेने, भ्रष्ट कई तरह के, देखिए भ्रष्टाचार नेशनल खिला दिया, उसके बाद अगर वो अच्छा कोच है या किसी चीज़ में है ना, तो क्या करते हैं, अच्छे कोच की बात नहीं है यहाँ पे, बात ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर्स की हैं जो खेल को खेल ना समझ के अपने पैसा कमाने का धंधा समझ रखा है, बिजनेस समझ रखा है। इस तरह के लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे कि मतलब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके ये खुद को ही फ़ायदा पहुँचाने का कार्य करते हैं, और गलत तरीके के निर्णय लेते हैं, और दूसरे जो सच में स्किलफुल खिलाड़ी हैं वो पीछे हो जाते हैं। क्या हमारे भारत में इतने कम मेडल आते हैं? 7 मेडल आते हैं, कभी 2 मेडल आते हैं ओलंपिक लेवल पे, क्यों? इन सब कमियों के कारण ही आते हैं हमारे देश में सबसे कम मेडल। और अगर ये ठीक नहीं होंगे ना आने वाले सालों में, तो और भी कम होते जाएंगे मेडल, बढ़ेंगे नहीं, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों की सुधार की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, जवाबदेही, पारदर्शिता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती तो हमारा जो खेल है दिन पे दिन घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो हमें ज़रूरी ये है कि हमें पारदर्शिता को अपनाते हुए खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। खराब स्पोर्ट्स गवर्नेंस के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, भारत का प्रदर्शन और राष्ट्रीय गौरव, ये तीनों साख पे हैं। अगर चीज़ें सही नहीं होती तो ये तीनों का ही मतलब बेड़ा गर्क होगा। तो फर्स्ट ये है कि खेल से संबंधित बुनियादी ढांचे की कमी। जो खेल से संबंधित बुनियादी ढांचा होता है ना, फर्स्ट है कोच, जो हमें अच्छी कोचिंग देता है। अगर उसको ही सही ट्रेनिंग नहीं मिली, उसको ही चीज़ें सही से नहीं हुई, छोटे बच्चा है, अगर उसको ही सही से स्किलफुल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो आगे कहाँ से देश का नाम रोशन, फिर कहाँ ही आप उम्मीद कर रहे हो कि चीज़ें अच्छी होंगी, आपके मेडल आएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमारे जो बुनियादी ढांचा है, हमारी जो डिसिप्लिन है, जो हमारे देश में जो जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं स्पोर्ट्स के प्रति, जो खेल संहिता बनाई गई है, उनके नियमों का हमें पालन करना चाहिए, ताकि हमारे खेलों में प्रदर्शन अच्छे हो और हमारी बुनियादी नींव मजबूत हो। ठीक है, कोचिंग प्रतिभा की पहचान और विकास आती है। ठीक है, कोचिंग प्रतिभा मतलब जो ऐसे कोचेज़ हैं जो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो उनको बढ़ावा देना चाहिए। उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ, अगर कोई प्राइवेट में है, जैसे कि गवर्नमेंट में तो लग ही जाते हैं तो वो तो कर ही रहे होते हैं, बट जो प्राइवेट सेक्टर में जो कोचेज़ हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। कई कोचेज़ ऐसे दिखते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा करें, तो गवर्नमेंट को अ, उनको लेके और अपने इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट और देश में खेलों के बढ़ावे के लिए, जागरूकता के लिए या स्किलफुलनेस के लिए उन कोचों की हेल्प लेनी चाहिए। ऐसे लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जो मतलब खेलों से प्यार करते हैं, खेलों के लिए जीते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान करके उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको अप्रिसिएशन करना चाहिए, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से, अगर कोई अप्रिसिएशन होता है तो लोग और ज़्यादा चीज़ों को और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी चाहिए। भारत में प्रदर्शन क्या होता है? ठीक है, ओलंपिक खेल भारत का खराब प्रदर्शन। ठीक है, खराब स्पोर्ट्स गवर्नेंस होगा तो क्या होगा? खराब प्रदर्शन होगा, खराब चीज़ें होंगी, ना ही मेडल आएगा, ना ही कुछ होगा। केवल कुछ ही खेलों में सराहनीय भागीदारी देखने को मिलती है, अच्छी चीज़ें करते हैं, बट यहाँ तक सिर्फ हॉकी हो गया, तीरंदाजी, कुश्ती, बाकी बाकी खेलों के तो नाम ही नहीं पता कि ये भी जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये भी खेल होते हैं, ये भी नहीं पता। ठीक है, जो हमारा खेल है उसे राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े खेल आयोजन जैसे विश्व कप, ओलंपिक हो गया, ये सारे राष्ट्रीय गौरव के मामलों के रूप में देखे जाते हैं। और अगर इसमें सफलता या मेडल्स नहीं आते तो नागरिक भी हताश होते हैं और हमारे राष्ट्रीय गौरव में भी कमी आती है। तो खेलों की सफलता नागरिकता की कल्याण की योग्यता करती है। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, राष्ट्रीय गौरव का खतरा भी मंडराता है एक तरीके से, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे नाम खराब होता है अगर मेडल्स नहीं आते तो। इसलिए हमारे खेलों का फर्स्ट क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचा अच्छा होना चाहिए,
कोचिंग अच्छी मिलनी चाहिए, प्रतिभाशाली जो हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ओलंपिक खेलों के प्रदर्शन खराब हो रहे हैं, कुछ ही खेलों में सही हो रहा है, बट सारे खेलों में करने के लिए हमें अच्छी सबसे पहले बुनियादी ढांचे को ठीक करना चाहिए। सबसे मेन तो हमारा बुनियादी ढांचा ही होता है, जहाँ से हमारे खेलों की शुरुआत होती है और बाद में चैम्पियनशिप्स आते हैं। और बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, ओलंपिक हो गया, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हो गया, ये हमारे राष्ट्रीय गौरव के मामले हैं। इसको सीरियसली लेके आगे हमारे देश के लिए अच्छे प्लेयर्स और बुनियादी ढांचा सरकार को सही करके आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, हम गवर्नर्स को सुधारने और चीज़ों को समस्याओं को समाधान के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे हम देख सकते हैं। बट क्या होता है बेटा कि स्पोर्ट्स समस्या का समाधान तो होता है, बट इसको अपनाना ना अपनाना उन संस्थाओं के ऊपर भी निर्भर करता है। देखते हैं, समाधान भी देखते हैं। स्पोर्ट्स गवर्नेंस से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा की गई पहल भी है, ठीक है। देखिए, खेल संघों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय खेल संघों में आयोजकों के लिए खेल सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। जहाँ भी कहीं भी कोई आयोजन हो रहा है, जैसे नेशनल लेवल पे गेम्स हो रहे हैं या कहीं भी गेम्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के गेम्स करवाए जा रहे हैं, सपोज़ दिल्ली में करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा राज्य है, राष्ट्रीय है, वहाँ पे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती है, जो फंड्स होते हैं उसको उसमें लगाया जाता है ताकि वो अच्छे से संचालित हो सके और सही से कार्य कर सके। जैसे भारत में ना संविधान है, उसी तरह खेलों में राष्ट्रीय खेल संहिता बनाई गई है, जिस संहिता 2011 के रूप में भी जानी जाती है। इसे खेल संहिता के रूप में भी जाना जाता है ना, और जो 2011 में आई हमारे सामने। इस संहिता को वर्ष 1975 में जारी की गई विभिन्न सरकारी अधिसूचनाओं और न्यायालय के महत्व आदेशों को संकलन करते हुए, जो हमारी भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता है 2011, इसे खेल संहिता के रूप में जाना जाता है ना, और ये 1975 में लागू हो गई थी। वो भी न्यायालय की महत्वपूर्ण आदेशों का संकलन है। महत्वपूर्ण आदेश मतलब कुछ इसमें नियम कानून बनाए गए, उसके तहत इसमें चीज़ें दी गई हैं ताकि ये सही से हमारे खेल प्रदर्शन और अच्छे लेवल पर तक जा सके, ठीक है। ये संहिता खेलों से जुड़ी संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले न्यूनतम मानक प्रदान करते हैं। इन मानकों का अनुपालन करके खेल संस्थाएं खेल मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली मान्यता को बनाए रखती है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के लिए टीम भेजना, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग करना, है ना, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना, विभिन्न सुविधाएं देना, ठीक है। क्या है कि खेल संहिता के द्वारा ही हमें क्या होता है, हमारी संस्थाएं राष्ट्रीय लेवल पे खेलों को आयोजित करवाती हैं, ठीक है। जो फंड मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा, वहाँ पे वो भी फंड हमें इसी के तहत मिलता है, ठीक है। और अच्छे प्रशिक्षक उपलब्ध करवाना, ठीक है, और खेलों का स्तर बढ़ाना, और जो आर्थिक सुविधाएं जैसे कि कहीं भी आयोजन में खाने से लेके और रेफरी जो आते हैं उनकी फ़ीस तक और रहने तक के सभी का जो आर्थिक वित्तीय खर्चा होता है वो हमारी खेल मंत्रालय ही उठाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह मानक बाध्यकारी प्रदर्शन निर्देश है, ठीक है। अंतः संघों द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बनाए रखने के लिए अनेक अनुपालन भी किए जाते हैं। देखिए, खेलों में निजी क्षेत्र का प्रवेश भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए यहाँ पे खेलों में निजी क्षेत्र का प्रवेश, हालांकि भारत में खेलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक नवीन प्रयोग है। मतलब ये पुराना नहीं है कि हाँ चलो बहुत सालों से चल रहा है, ये नया नया है। जैसे पहले क्रिकेट में IPL लीग होती थी, ठीक है, फिर यहाँ पे ये प्रयोग कर दिया कि कबड्डी लीग कर दी, है ना। कई तरह के प्लेयर दिखते हैं अब, है ना, जो पहले जिसका नाम नहीं पता होता था, अब तो इतने नाम, नवीन कुमार और पता नहीं क्या क्या नाम हमें देखने को मिलते हैं। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो लीग का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा और स्पोर्ट्स पर्सनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला है इन चीज़ों से, ठीक है। लेकिन इसमें पेशेवर हो गया, ठीक है, धन आ रहा है, तो बिज़नेस भी देखने को, सट्टेबाजी देखने को भी मिलता है ना।
केवल लाभ के लिए ही ये जो आयोजन करवाए जाते हैं, ये मेन लाभ के ही लिए ही करवाई जाती है, ठीक है। क्या उदाहरण के लिए चेन्नई सुपर लीग, देखिए उदाहरण के लिए चेन्नई सुपर लीग में राजस्थान रॉयल्स मालिक खिलाड़ी के साथ मिलकर अवैध धांधलेबाजी की, है ना, सट्टेबाजी की कि आपको इस बॉल पे इतने चौके चाहिए, है ना, इस पे इतने, तो उसकी सट्टेबाजी होती है बहुत बड़े लेवल पे। तो ये बिजनेस में आ गया स्पोर्ट्स। तो ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगी ना वो एकदम ख़त्म होगी। जो हमारी खेल भावना है वो ख़त्म होती जा रही है और हमारी जो व्यावसायिक भावना है वो उत्पन्न होती जा रही है। इससे क्या है, खेल ही नीचे जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह की भावनाएं होना भी सही नहीं है। चलिए अच्छी बात है, हमें वित्तीय सहायता मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, बट हमारी जो खेल भावना है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि हम आगे अपने देश का नाम रोशन कर सकें। अगर सट्टेबाजी होती रहेगी तो कभी देश के लिए खेलेंगे तो दूसरे कंट्री से भी सट्टेबाजी करने शुरू कर देंगे ये तो इन चीज़ों पर रोक होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इधर आता है खेल संहिता, ठीक है। इसमें क्या है, खेल संहिता में क्या है ये देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। इसको पढ़ के ना हम एकदम क्लियर हो जाएंगे कि है क्या, ठीक है। खेल संहिता नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं, ठीक है। खेल संहिता और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए प्रमुख आवश्यकताएं हमारी क्या है। कानूनी स्थिति में सुधार होने चाहिए, ठीक है। पहला तो ये है, स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत निकाय होना चाहिए, ठीक है। दर्जा प्राप्त होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एशियन गेम्स IOC से मान्यता प्राप्त होंगे तभी उन सर्टिफिकेट और मेडलों की वैल्यू होती है, ठीक है। आंतरिक आवश्यकताएं भी होनी चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए ताकि रूल्स और रेगुलेशन अच्छे से कार्य। आंतरिक आवश्यकता है जैसे लिखित संविधान होना चाहिए, जैसे हमारा संविधान है तो उसकी मान्यता ही होती है ना ज़्यादा, और हमें समझ में भी आता है। जो हमारे चुनाव होंगे ना बेटा वो निष्पक्ष होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है आयु और कार्यकाल की सीमा होनी चाहिए, जैसे कि 12 वर्ष दे रखा है बट वो और भी ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं सीमा अपने, और जो अधिकारी होंगे 70 साल तक ही होंगे। तो इसका ध्यान रखते हुए चीज़ों को करना चाहिए। खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व संगठन में प्रमुख खिलाड़ियों के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। कार्यालय और लेखा होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वार्षिक वित्तीय विवरण होना चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए सभी चीज़ों का, ताकि चीज़ें अच्छी ही स्मूथली ढंग से चीज़ें हो सके। निष्पक्ष और पारदर्शिता चयन प्रक्रिया में होनी चाहिए, मतलब बहुत ही निष्पक्षता, कहीं घूसखोरी नहीं होनी चाहिए। कई जगह ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाने के लिए घूस देते हैं, मतलब कई स्तरों पे होता है। मैंने कह रही सारे स्तरों पे होता है बट कई स्तरों पे होता है। मैंने सुना भी और देखा भी कई बार, तो क्योंकि मैं ऑब्वियसली खुद एक प्लेयर हूँ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्तर पे देखने को मिलती है और बहुत ही गंदा लगता है ये चीज़ें देखिए कि जिसमें प्रतिभा है वो पीछे रह जाता है और जिसमें टैलेंट नहीं है वो घूस के दम पे या भाई भतीजावाद के चक्कर में आगे बढ़ जाता है। तो देखिए बेटा यही चीज़ें ध्यान में रखते हुए खेल संहिता आगे ले जाएं तो हमारे देश की वृद्धि हो सकती है खेलों में। देखिए शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स गवर्नेंस जो है वो प्रशासकों को व्यवहार में लाए, मतलब जो हमारा गवर्नेंस जो कानून है, नियम कानून है उसको और सख्त होना चाहिए और खेलों में योग्यवर लोग हैं उनको लाना चाहिए ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। देखिए इधर स्पोर्ट्स गवर्नेंस से संबंधित शैक्षिक संस्थान को विकसित करना चाहिए, स्पोर्ट्स सेंटर खोलने चाहिए, अलग अलग संस्थाएं खोलनी चाहिए ताकि हम स्पोर्ट्स को और अधिक बढ़ावा दे सके, ऊंचे स्तर पे ले जा सके। उदाहरण के लिए मूल्य आधारित संस्कृति, खेल योजनाएं, अखंडता, जवाबदेही, पारदर्शिता को सुनिश्चित करना चाहिए और गवर्नेंस सिद्धांत जो हमारे बने हुए हैं स्पोर्ट्स गवर्नेंस उसका पालन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर इन सभी का पालन हो गया ना तो सच में आगे ही बढ़ जाएंगे हम, हमारे मेडल इतने आ जाएंगे ना ओलंपिक में कि पूछिए मत। जवाबदेही और पारदर्शिता की अनिवार्यता निर्धारित करनी चाहिए, उन्हें लागू करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्रशासनिक निकायों का अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण निर्णय रूप में किया जाना चाहिए। जवाबदेही निर्धारित हो, ठीक है। किसी भी चीज़ की कुछ भी हो तो हाथ ऊपर खड़े ना कर ले, है ना, कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे पहुँच गए हम, आखिरी स्लाइड है हमारी, तो इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरह। जिला एवं राज्य स्तर की खेल संस्थाओं का पुनर्गठन और सुधार करने के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि यही संस्थाएं ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर गवर्नमेंट पिरामिड का निर्माण करती है। जिला राज्य स्तर खेल संस्थाओं को बेहतर गवर्नेंस होना चाहिए। पहला क्या है, देखिए हमारे जो बुनियादी नियम है, जैसे जोन, इंटर जोन, नेशनल लेवल्स आते हैं, जो हमारी स्कूल बेस हैं, जहाँ से बच्चे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, वहाँ का जो गवर्नेंस है, वहाँ पे जो कानून है ना, वहाँ पे सही होना चाहिए। तभी तो हम नेशनल लेवल की बात करेंगे, तभी तो हम इंटरनेशनल ओलंपिक में जाने की बात करेंगे। तो हमारे जो गवर्नर्स है ना, हमारे बुनियादी ढांचा ही अच्छा होना चाहिए। अगर वही अच्छा नहीं होगा तो हमारी जो नींव ही गलत पड़ेगी। तो हम कैसे सपोज ये सोच सकते हैं कि हमारे बड़े मेडल लाएंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करेंगे। तो हमारी बुनियादी, एक बच्चा, एक पौधे की जब जड़ें मजबूत होती है तो पेड़ भी फलता फूलता है। इसी तरह स्पोर्ट्समैन होता है, इस तरह ही जो छोटे छोटे लेवल के जो खेल आयोजित करवाए जाते हैं, उसका ही जो बुनियादी नींव मजबूत नहीं होगी तो बड़े लेवल पे तो हम क्या ही कह सकते हैं, राइट। तो हमें उसकी नींव मजबूत करने की और ज़्यादा आवश्यकता है आज के टाइम पे, ठीक है। भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाना चाहिए, मतलब तो भारत में एक ऐसा व्यवहार लाना चाहिए जहाँ पे सभी खेलना पसंद करें। कई कंट्रीज़ में है कि मतलब कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़ा ना हो, फिर भी वो खेलता है। तो इस तरह का इकोसिस्टम बनाना चाहिए, खेल को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खेल संस्कृति क्रिकेट के रूप में आगे निकल गया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य खेल दर्शकों की वृद्धि, भागीदारी और फिटनेस में प्रति दृष्टिकोण बदल गई है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट भारत में स्पोर्ट्स सेक्टर के सामने आने वाली समस्याओं को सामने रखा है, ठीक है। सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों का भी उल्लेख किया गया। साथ ही डॉक्यूमेंट्स में हमारी प्राचीन खेल की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के ऊपर भी जोर दिया गया है। भारत में खेल और ओलंपिक अन्य चीज़ें हम तभी सुधर सकती हैं जब हमारी चीज़ें अच्छी होंगी, जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होगी, जब हमारा नॉलेज अच्छा होगा, जब हमारी जवाबदेही होगी, तभी इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। तो हमें सबसे पहले हमें जवाबदेही और जो हमारी स्पोर्ट्स में आचार संहिता, जो हमारे स्पोर्ट्स में खेल संहिता है, उसको पालन करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, तभी हम चीज़ों को समझ सकेंगे, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग टू माई वीडियो। थैंक यू।